वैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषा दी है, सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो सहायक सामग्री कौन सी होती है? सहायक। सहायक का मतलब होता है हेल्प करने वाला, ठीक है, हेल्पर। और सामग्री तो आप समझते ही हैं क्या होती है, पदार्थ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं पढ़ाते समय, वो कहलाती हैं सहायक सामग्री। तो मौखिक या लिखित जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, हमारी जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दृश्य सामग्री जो केवल दिखाई देती हैं, ठीक है, जो केवल हम उनको देख कर के सीखते हैं, वो होती हैं दृश्य सामग्री। श्रव्य यानी कि जिन्हें सुनकर के सीखते हैं, और दृश्य श्रव्य यानी कि जो दिखाई भी देती हैं और जो सुनाई भी देती हैं, जैसे कि टेलीविज़न। टेलीविज़न में चित्र भी आप देख सकते हो और साथ में उसमें आवाज़ भी सुनाई पड़ती है कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर दृश्य सामग्री, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दृश्य सामग्रियों में कौन सी आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं, सुनाई कौन सी देती हैं, उनको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहला होता है चार्ट। आप जानते हैं जो चार्ट होते हैं उनको केवल हम देख सकते हैं, लेकिन वो हमें कुछ आवाज़ नहीं होती उनके अंदर। नक्शे जो होते हैं, मैप वगैरह आपने देखे होंगे, मॉडल होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, ये चीज़ें तो ज़्यादातर सभी जानते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो आधुनिक तकनीकी के द्वारा बनाई हुई हैं, उनको ज़रूर याद कर लेना। और क्वेश्चन भी अब यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को तो सब जानते हैं। मैंने तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर तक भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इसीलिए बेसिक से ही पढ़ाना ज़रूरी होता है। अभी हमारे पेपर में टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से कंटेंट को समझ सकते हैं। तो फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, और इसके बाद यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, श्यामपट्ट, ठीक है। श्यामपट्ट सभी जानते हैं, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। श्यामपट्ट को क्या बोला जाता है? ये ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। और वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि मतलब कोई बच्चों को क्या दिखा दिए, जैसे प्रत्यक्ष जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे किसी पक्षियों के चित्र दिखा दिए, ठीक है, और जैसे किसी एनिमल्स के चित्र दिखा दिए उनको, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि होते हैं ना, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेके आते हैं, है ना। वास्तविक पदार्थ जैसे कुछ सब्जियों को लेकर के उनका बच्चों को बता दिया कि बेटा ये देखो बनाना है, ये एप्पल है, ये चीज़ है, वो होते हैं वास्तविक पदार्थ, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया। दृश्य सामग्री है। श्रव्य सामग्री कौन सी होती हैं? तो श्रव्य सामग्री में रेडियो होता है। रेडियो कभी, वैसे तो शायद मुझे नहीं लगता जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्होंने कभी रेडियो सुना हो या देखा हो। मैंने भी कभी नहीं सुना, देखा तो है लेकिन सुना कभी नहीं है। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंगवाफोन, ये क्या होती हैं? श्रव्य सामग्री होती है। लिंगवाफोन को जरूर याद रख लेना, ठीक है। जो नई सी चीज़ें हैं ना, जो टप सी चीज़ें हैं, जो कभी नहीं सुनी है, नहीं देखी हैं, उनको जरूर याद रखना है। ये श्रव्य सामग्री के अंदर आता है लिंगवाफोन। आगे आते हैं हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री कौन है? जो दिखाई भी देती हैं और जो सुनाई भी देती हैं। तो इसमें टेलीविज़न सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कंप्यूटर में भी आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वीडियो कैसेट कभी देखी होंगी, जैसे शादी विवाह में और उनमें बनती हैं वीडियो कैसेट बनती है ना, और उनको बाद में फिर देखते रहते हैं पेन ड्राइव वगैरह में, एलईडी में डाल करके, तो वो होती है वीडियो कैसेट। ड्रामा, आप कभी भी कहीं कोई नाटक वगैरह या ड्रामा देखेंगे तो वो दिखाई और सुनाई दोनों देता है। वीडियो डिस्क और टेली कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इनमें दिखाई और सुनाई दोनों चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा, ये जरूर याद रख लेना, जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6, ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहले इन्होंने अप्रक्षेपित सामग्री को माना है। अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, नया है ये इसलिए, और एनसीईआरटी के द्वारा ये मान्य है। तो अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है? जैसे कुछ फोटोग्राफ दिखा दिए, चित्र दिखाना, मानचित्र दिखाना, फ्लैश कार्ड या फिर कार्टून, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं अप्रक्षेपित सामग्री के अंदर आती हैं, ठीक है।
जो आधुनिक तकनीकी वाली चीज़ें हैं ना वो प्रक्षेपित में आती हैं, और जो जैसे श्यामपट्ट वगैरह होता है ये किस में आती हैं, प्रक्षेपित में आती हैं, अप्रक्षेपित में आती हैं, सॉरी। डायग्राम ग्राफ भी होता है इसमें, और कॉमिक्स भी होती है। कॉमिक्स शायद आप जानते हैं, नहीं जानते पता नहीं, लेकिन कॉमिक्स कुछ प्रकार की बुक्स होती हैं जो मतलब मनोरंजन टाइप में या फिर ऐसे ही होती हैं, मोटिवेशनल वगैरह। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री माना है किसने, एनसीईआरटी ने। इसमें डिस्प्ले बोर्ड में श्यामपट्ट आता है, पेग बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। ये सारे किस में आते हैं, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट, पेग बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये सारे किस में आते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, ये ध्यान रख लेना। सर्वे सामग्री, रेडियो, रिकॉर्डिंग और टेलीविज़न। ये देखो जो एनसीईआरटी है ना, उसने दृश्य सामग्री को नहीं माना बल्कि उसने सर्वे सामग्री को माना है। तो सर्वे सामग्री में ही उसने किसको रखा है, टेलीविज़न को रखा है, और रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग अगर हम सुनते हैं तो वो भी सर्वे सामग्री के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर त्रिआयामी सामग्री। तो त्रिआयामी सामग्री में क्या है, मॉडल, मेकअप, वस्तु, नमूना और कठपुतली, है ना। ये कठपुतली पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है। त्रिआयामी सामग्री के अंदर आता है। ठीक है, मॉडल, मेकअप, वस्तु, नमूना, कठपुतली, इनको अच्छे से रट लेना, बिल्कुल कहीं पर लिख लेना, नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हो उसमें लिख लेना। प्रक्रिया सामग्री क्या होती है, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण और अभिनय करना। ये प्रक्रिया सामग्री के अंदर आता है। प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है किसी चीज़ को का प्रदर्शन करना, क्षेत्रों का भ्रमण, जैसे आप जानते हैं जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो अपने बच्चों का टूर ले जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं बच्चे, तो वो क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आता है, और इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जहाँ भी उसको घुमाने ले जाते हैं, मान लो उसको चिड़ियाघर दिखाने ले गए या फिर ताजमहल दिखाने दे गए, तो कुछ जीके वगैरह की चीज़ें या इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में उनको सीखने को मिलता है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती हैं, तो फिल्म और फिल्म स्ट्रिप होती हैं। ठीक है, प्रक्षेपित जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल होती हैं, वो क्या होती हैं, प्रक्षेपित के अंदर आती हैं। दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये दृश्य सर्वे सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों है इसका महत्व, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए मदद करना। ठीक है, दृश्य सर्वे सामग्री जो होती है, देखो अगर कोई चीज़ है, हम केवल देखो कल मैंने ये एक टॉपिक पढ़ाया था विधियों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में हमने पढ़ा था, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। तो शिक्षण केंद्रित विधियाँ में क्या होता है कि हम जो विधियाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमने व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड अपनाया, तो लेक्चर मेथड में अगर बच्चों को सारी चीज़ें बस वैसे ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो बच्चे को इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस बोलने के साथ साथ में अगर हम उसके थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी दे दें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उनकी चीज़ें भी कुछ दिखा दें, है ना, या फिर वही चीज़ें हम उनको टेलीविज़न पे, रेडियो पे या फिर चार्ट के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, मॉडल के द्वारा अगर वही चीज़ें उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो सीखना होगा ना, वो जो अधिगम होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लंबे समय तक के लिए परमानेंट होगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए मदद करती है ये दृश्य सर्वे सामग्री। विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाती है। ठीक है, जो दृश्य सर्वे सामग्री का अगर हम यूज करते हैं तो बच्चे इनको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, वो जटिल नहीं समझते उस प्रक्रिया को, अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो देखने से सीख सकते हैं। चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना। चिंतन मतलब बच्चे क्या होते हैं, देख करके ज़्यादा सीखते हैं, है ना, कहते हैं ना देख करके और खुद करके ज़्यादा सीखते हैं, तो उनका चिंतन जो होता है ना वो बढ़ता है, उनकी काल्पनिक क्षमता बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना। शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को क्या देना, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार देना। शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, मित्रतापूर्ण वातावरण का क्या करना, निर्माण करना, और पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक, क्योंकि आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो आपने पहले सीडीपी वगैरह पढ़ी होगी कभी, तो सीडीपी से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये भी सीडीपी है एक तरीके से। और सर्वे दृश्य सामग्री की हम विशेषताएँ देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएँ क्या हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना,
स्थायी अधिगम में सहायक होना, विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा और प्रत्यक्ष अनुभव। शिक्षण अधिगम अनुभव का समायोजन करना, यानी कि जो बच्चों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो वो अपने डेली लाइफ से सीखते हैं, और शिक्षण अधिगम में जो वो सीख रहे हैं, दोनों का क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव से। विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग करना और मौखिक भाषण में न्यूनतम भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना। अगर कोई मौखिक भाषा का यूज करता है तो उसमें जो छोटी छोटी भाषाएं होती हैं ना, वो सुधर जाती हैं, जो कठिनाई उनको आती है बोलने में, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री जब वो देखेंगे और सुनेंगे तो बच्चे ना बिल्कुल जैसे कि शुद्ध हिंदी उसमें बोली जा रही है, शुद्ध इंग्लिश बोली जा रही है, तो बच्चों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं भाषा संबंधी वो इम्प्रूव हो जाती हैं सुनने से। टेलीविज़न का उसको अगर आप डेली थोड़ा सा मतलब बच्चा अगर सुने ना, तो उसकी जो भाषा संबंधी विकार हैं वो दूर होते हैं। सिखाने की पूर्ण स्वतंत्रता, उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल विकसित करना और विद्यार्थियों की कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना। ठीक है, सिखाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है इसके अंदर, और उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल भी बच्चों में विकसित होता है। अगर बच्चे कोई कंप्यूटर वगैरह का टीचर यूज करता है तो उसे भी वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से यहाँ पर मैंने मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रखे हैं। सामग्री तो आपने देख ली, लेकिन इनसे ही संबंधित कुछ चीज़ें हैं। एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। तो एडगर डेल जो शिक्षाविद हैं उन्होंने एक अनुभव शंकु मॉडल दिया था, और उसमें ये मॉडल के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल दिया था, अनुभव कोण। ठीक है, अनुभव कोण प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को मूल रूप से वर्ष 1946 में ही विकसित किया गया था। 1946 में ही इसे मूल रूप से बना लिया गया था, लेकिन 1960 में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, सबके सामने। आगे देखते हैं, श्यामपट्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हमने देखा इसको पीछे। ये सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने इसका आविष्कार किया था, और इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाता है। ये पहले तो सभी जगह किया जाता था, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम या इंटरनेशनल जो स्कूल बने हुए हैं आजकल, उनमें ज़्यादातर नई नई चीज़ों का टेक्निक होने लगा है। लेकिन जो श्यामपट्ट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आज भी काफ़ी ज़ोर शोर से, वैसे तो हर जगह यूज किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडल का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की नकल या बनावट करना। मॉडल का क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु की नकल या बनावट करना। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, स्टिल मॉडल और वर्किंग मॉडल। दो प्रकार के होते हैं। स्टिल मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। स्टिल मॉडल में क्या होता है? वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो वर्किंग मॉडल होता है, वर्किंग मॉडल में स्टिल मॉडल के गुणों के अतिरिक्त तो उनके कार्य विधि का भी ज्ञान दिया जाता है ना। कार्य विधि भी साथ में इसमें बताई जाती है वर्किंग मॉडल में। अच्छे से इनको एक बार पढ़ लेना। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्लाइड्स काफ़ी उपयोगी होती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। स्लाइड्स के माध्यम से जटिल व सूक्ष्म बातों को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाता है। स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। और स्लाइड्स निम्न प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं ये। कौन कौन सी? लैंटर्न स्लाइड्स, सेलोफेन स्लाइड्स और ग्लास स्लाइड्स, फोटोग्राफिक स्लाइड्स। ठीक है, फोटोग्राफिक स्लाइड्स। तो ये 4 प्रकार की स्लाइड्स होती हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप या फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को खोजने में, अन्य लाभदायक संरचनाओं में के विषय में नवीनतम ज्ञान मिलता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से क्या होता है? बच्चों को नया नया ज्ञान सीखने को मिलता है। फिल्म अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से दृश्य व श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। ठीक है, दृश्य व श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है, ये भी ध्यान रख लेना। ये पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है फिल्म स्ट्रिप। इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में क्लास है।
आई होप आपको पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेहनत करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि रहने दो, छोड़ो, कोई नहीं देख रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन दें। इसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। स्वयं, यहाँ पर जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म है स्वयं के नाम से शुरू किया है। तो स्वयं में क्या होता है, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, क्योंकि स्पेलिंग से ही इसकी जो फुल फॉर्म है वो बनती है। तो स्वयं में क्या है, स्वयं SWAYAM, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ये किसके लिए है, यह एक एकीकृत मंच है। जो स्वयं है ये एक एकीकृत मंच है जो 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक और स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 9th से 12th तक जो स्कूलिंग शिक्षा है उसके लिए भी, और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्तर के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या करता है, प्रदान करता है। NCERT कक्षा 9th to 12th तक के लिए 12 विषयों में, कितने विषयों में, 12 विषयों में स्कूली शिक्षा हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। तो स्वयं का जो वर्क है उसका क्या काम है ये आपको याद रख लेना है, उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या काम है, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत, सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से तो आप समझते ही हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है, जो बुक्स का भंडार होती है ना, जहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से मतलब पढ़ सकता है। वहाँ पर कोई भी जो भी वो बुक पढ़ना चाहे, जिसकी भी वो तैयारी करना चाहे, वो बैठकर वहाँ पर आराम से पढ़ सकता है। तो ये होती है, ये ऐसी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जैसे कि जो आप फ़ोन पर ही एक लाइब्रेरी खुल करके आती है और उसमें जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। ये ध्यान देना कि इसके माध्यम से, जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, इसके माध्यम से यहाँ पर 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। मतलब पंजीकरण जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी संख्या 50 लाख से अधिक है, ठीक है। और जो बच्चे लगातार रेगुलर इस पर एक्टिव हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 20 लाख है। 50 लाख बच्चे टोटल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है, उनको या तो समझ में नहीं आता या फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से 20 लाख लोग हैं जो एक्टिव हैं इसके ऊपर, तो इसका ध्यान रख लेना आप। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, देखो आप जानते हैं कि आजकल की जो स्कूलिंग मतलब जो शिक्षा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक तो बने ही बने, साथ में वो कोई अपना प्रोफेशन भी चुन ले। और मुझे तो लगता है आज के टाइम पर जो शिक्षा है ना, उसका मेन उद्देश्य है एक अच्छा मतलब प्रोफेशन चुनना ही है, मतलब उसको नौकरी मिल जाए एक अच्छी सी पढ़ लिख करके और उसकी लाइफ सेट हो जाए। तो ये क्या होता है, स्पोकन ट्यूटोरियल पर 10-10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल क्या हैं, उपलब्ध हैं रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल निःशुल्क सॉफ्टवेयर है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसमें आप ध्यान देना कि ये 22 भाषाओं में, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, 22 भाषाओं की उपलब्धता है इसके अंदर। स्पोकन ट्यूटोरियल 22 भाषा, आप जानते हैं जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं की
बाईस भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है हमारे भारत की 22 भाषाओं को। ठीक है, तो इसमें 22 भाषाओं में सारी की सारी भाषाओं में यहाँ पर मिल जाएगा मैटर। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया है। ये भी ध्यान रख लेना, जो ये स्पोकन ट्यूटोरियल परियोजना है इसके अंदर 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इसमें क्या ले रखा है, भाग लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और सिर्फ समझना ही नहीं है, इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि ताकि आप पेपर अपना बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि आप एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लो और सफल हो जाओ। ठीक है, कई साल लगातार लगे रहने से अच्छा है कि आप एक साल बिल्कुल अपने आप को बंद करके और अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो आगे आता है यहाँ पर हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का क्या है, यह 24 × 7 का मतलब होता है पूरे 7 दिन और 24 आवर्स। ठीक है, मतलब 24 घंटे ये चलती है। इस आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम डीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। आया समझ में, 32 उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करना इसका क्या है, स्वयं प्रभा का उद्देश्य है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th वाले जो बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य सामग्री यहाँ पर प्रदान की जाती है जो अनेक मतलब कई सब्जेक्ट को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षक संसाधनों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इनको याद कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब जब नहीं करते हैं ना, और बच्चे नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, देखने के बाद भी बार बार मतलब कहने पर भी लाइक नहीं करते, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब अंदर से ना वो मोटिवेशन है ना, वो ख़त्म होता चला जाता है कि अरे रहने दो, क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की क्लास आपको और मिलती रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आता है हमारा वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब में क्या होता है, इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्रित करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी जगह से इंटरएक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। वर्चुअल लैब का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी समझ का आकलन करना, ठीक है, आंकड़े एकत्रित करना और सवालों के उत्तर देने के लिए। अगर हम कोई क्वेश्चन, जैसे गूगल वगैरह होता है, हम उस पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, पूरी जगह से इंटरएक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे और टीचर दोनों के बीच में इंटरैक्ट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकें, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव, अंतरक्रिया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से भी अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित हैं और 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को ये लाभ प्रदान कर रही हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, वर्चुअल लैब के अंतर्गत 1800 से भी अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 लगभग प्रयोगशालाएं क्या हैं, संचालित हैं, वर्चुअल लैब चल रही हैं अभी देश के अंदर, और 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को ये क्या कर रही हैं, लाभ प्रदान कर रही हैं। ये जो डाटा होता है ना, इसमें 1800, 2000, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आता है हमारा ई यंत्र। ई यंत्र में क्या होता है, ये भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एवेंडेंट सिस्टम और रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करने की एक परियोजना है। ई यंत्र का क्या है कि ये भारत में इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एम्बेडेड सिस्टम और रोबोट अभी आपने देखा होगा देश में, मतलब 1-2 रोबोट हैं जो बना करके तैयार किए गए हैं, जिनको स्कूल्स वगैरह में भी जिनका डेमो करवाया गया है एक तरीके से, है ना, बच्चों से वो कैसे बात करते हैं, कभी देख लेना वीडियो, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी। तो उस रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करने की एक परियोजना है। ई यंत्र के द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एवेंडेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें इसमें सिखाई जाती हैं। ई यंत्र के द्वारा क्या होता है, जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उन दोनों को, ये किसके लिए, दोनों के लिए है,
टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से, मतलब उनको एक तरीके से क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, मूल बातें सिखाई जाती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ई शिक्षा की विशेषताएं। तो ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं भी किसी भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं। देखो अब ये क्या है, ई शिक्षा आप जो अभी मतलब वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी और ऐप के या किसी के भी माध्यम से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है, उसको आप जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। अभी आप इसको देखना चाहते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, आप 2 दिन बाद देख सकते हैं, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, रात को, दिन को, जब आपका मन करे तब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है ई शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यही है, जबकि स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। अगर स्कूल कॉलेज में आप पढ़ोगे या ऑफलाइन कोचिंग वगैरह आप लोगे तो उसकी सबसे बड़ी जो मतलब ये कहते हैं ना, वो फॉर्मल होता है, उसमें तो टाइमिंग होती है, मतलब एक टाइम लिमिट है। अगर आप टाइम पर उसमें जाएंगे और टाइम से पढ़ेंगे तो ही सही है। टाइम के मतलब एक टाइम है ना पढ़ाने का, टीचर्स ने एक लेक्चर ले लिया और आप उसमें पहुँचे ही नहीं, बाद में पहुँचे, तो लेक्चर आपके लिए दोबारा थोड़ी ना लिया जाएगा, और ना ही आप उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ सकते हो। उन चीज़ों को आप टीचर्स के माध्यम से कभी नहीं सुन सकते फिर दोबारा, ठीक है। तो ये होती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, यही अंतर होता है, यही ई शिक्षा है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी ये क्लास आप पढ़ रहे हैं और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, 2 बार 4 बार भी देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ई शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताबों की बजाय ऐप या पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। देखो आप अगर, वैसे तो सभी जानते ही होंगे कि जो किताब होती हैं, किताबों के जो पेजेस वगैरह हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, तो पेड़ों की कटाई होती है तब उनसे बनते हैं, पेड़ों की छाल से, और उनसे बनाई जाती हैं किताबें। जो पेपर बनता है, जो कागज़ बनता है, वो कहाँ से बनता है, पेड़ों से बनता है, ठीक है। और अगर ये ऑनलाइन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किताबों का यूज नहीं होता, तो इससे हमारे पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाई है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कम होती ही होगी, है ना। तो किताबों की बजाय ऐप या पोर्टल पर, यानी कि ऑनलाइन है, इसमें कुछ किताबों की ज़रूरत नहीं है, कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मतलब नई नई टेक्निक इसमें सीख सकते हैं। ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ई शिक्षा से अगर आप मतलब देखो, इसमें अगर किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता है और उसको इससे पढ़ाई करनी है, तो उसको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। तो जो कि उसके आगे करियर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। ई शिक्षा की राह में चुनौतियाँ। तो ई शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा में जो भी चुनौतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो दिक्कतें हैं, वो क्या हैं। बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। यानी कि बच्चों को देखो, चाहे वो बैठ कर पढ़े, लेट कर पढ़े, खाते हुए पढ़े, है ना, मतलब कुछ भी करते हुए पढ़ रहा है, उसमें एक अनुशासन की कमी हो सकती है, क्योंकि सामने टीचर तो रहता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बस हमने तो देखो क्लास बनाई, डाल दी, अब पता नहीं आप बच्चे कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कई बार इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। तो एक बिना आत्म अनुशासन के बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, उनमें एक अनुशासन वाली चीज़ें नहीं आ पाती। खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। अगर आपके पास का इंटरनेट जो है, इंटरनेट की अच्छे से सुविधा नहीं है, तो क्या होता है, हम बार बार उस ई शिक्षा मतलब ऑनलाइन शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है और इंटरनेट की कम गति, यानी कि स्लो चलता है इंटरनेट, उसकी वजह से ई शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा आती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, ध्यान रख लेना। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है। जो वर्चुअल क्लासरूम है, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा आप पढ़ रहे हैं,
उसमें प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना तो मुश्किल ही होता है। अगर आप कुछ मतलब सामने बैठ करके जो टीचर सिखा सकता है, प्रैक्टिकल आपसे करवा के देख सकता है चीज़ों को, वो आप वर्चुअल लैब में नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत अव्यवस्था का काफ़ी अभाव है, जो कि ई शिक्षा में रुकावट बनता है। आप देख रहे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर विद्युत की मान लीजिए या फिर मतलब इंटरनेट की भी, ठीक है, बहुत सी जगह तो अभी भी गांव में ऐसे दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट पहुँच ही नहीं पाया है ना। और विद्युत व्यवस्था की वजह से भी क्या होती है, देखो इंटरनेट लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें किससे चलती है, तो इनके लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और लाइटिंग की अगर प्रॉब्लम है तो 100% आपके जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ई शिक्षा की चुनौतियाँ विशेषताएं सारा कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपके लिए जो वीडियो है, क्लास है, काफ़ी हेल्पफुल रहे। आप अच्छे से याद कर लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।